तो कुछ टाइम से आप अपने गाने मिक्स कर रहे हैं, वो अच्छे साउंड कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि कुछ एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आपके गाने वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो गाने आप टीवी पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, फिल्म्स पे सुनते हैं, उस तरीके से आपके गाने क्यों साउंड नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 चीज़ें जो आपको रोक रही है आपके गाने को प्रोफेशनल साउंड कराने के लिए। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं 5 चीज़ें जो आपको रोक रही है आपके गाने को प्रोफेशनल साउंड कराने के लिए। नाउ ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको लॉजिक प्रो एक्स में या FL स्टूडियो में जाके नहीं बताने वाला हूं। ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है और इसके मैंने एक लिस्ट बनाया है जहाँ पे मैंने 5 चीज़ें जॉट डाउन की हैं जो मेरे ख्याल से काफ़ी क्रूशियल है और अगर आप इनको फॉलो करें तो आपके मिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट है एनालाइजिंग योर साउंड्स। द मोमेंट जहाँ पे आप सोचते हैं कि आपको एक गाना बनाना है टू द मोमेंट जहाँ पे आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को एज MP3 एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एनालाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है जब भी आप किसी गाने को या फिर किसी पीस ऑफ म्यूज़िक को अच्छा साउंड कराने की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हमारे पास वोकल्स हैं, ये रिकॉर्डिंग है, हम उसको किस तरीके से ट्रीट करें, कौन से एफेक्ट्स डालें और किस तरीके से वो बेटर हो सकते हैं। तो इसका कोई डेफिनेट जवाब नहीं है और मैं हमेशा इसका जवाब डिपेंड्स में देता हूँ। अब लोगों को समझ नहीं आता मैं ये क्या कह रहा हूँ। चीज़ों को अगर मैं साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है कि मेरे जो वोकल्स हैं वो अलग साउंड करते हैं आपके वोकल से, मेरे जो गिटार के साउंड है वो अलग साउंड करते हैं आपके गिटार से, और हर साउंड अलग साउंड करता है एक दूसरे से। तो आप उन साउंड्स को अच्छी तरीके से तभी ट्रीट कर पाएंगे, उन साउंड्स पे आप अच्छा काम तभी कर पाएंगे जब आप उनको एनालाइज करेंगे, जब आप उनको समझेंगे। क्या आपका गाना बहुत बूमी साउंड कर रहा है, क्या आपका गाना बहुत श्रिल साउंड कर रहा है, बहुत थिन साउंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। और जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, आप रेफरेंस लेके एनालाइज कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप AB करके आप कंपेयर कर सकते हैं अपने गाने को दूसरे गाने के साथ कि आपका गाना कैसा साउंड कर रहा है। और इस बात को कुछ हम इस तरीके से समझते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो कोशिश करते हैं कि आपकी जो बीमारी है उसको फिगर आउट करे, उसके बाद वो दवाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाके पहले आपको दवाई देते थे और फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इससे शायद आपकी जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो जाए। इस तरीके से काम नहीं होता। यूजुअली लोग इतना गुम हो जाते हैं टेक्निक्स के बारे में सोचते हुए और टूल्स के बारे में सोचते हुए कि वो एक्चुअली चीज़ों को एनालाइज करना भूल जाते हैं। और एनालाइज करने का जो एक तरीका है वो ये है, आपके कान, अपने कानों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ गियर है आपके स्टूडियो में, वो है आपके कान। तो पॉइंट नंबर 2 है एडिटिंग राइट। एज ह्यूमंस हम परफेक्ट नहीं हैं, हम गलतियां करते हैं, आप गलतियां करेंगे, मैं गलतियां करता हूं, हर कोई गलती करता है। लेकिन एज एडिटर्स आपका ये काम है कि आप उनको सही करें एज पर योर रिक्वायरमेंट। कितना सही करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बेसिक 2 चीज़ें लोग जहाँ पे गलतियाँ करते हैं वो है एक टाइम और एक ट्यून, यानी कि जो सुर और ताल जिसे हम कहते हैं। ताल पे लोग इधर गलती करते हैं या फिर सुर पे गलती करते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छा एडिट करना बाय फार शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल पिच परफेक्ट होना पड़ेगा या फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द टाइम होना पड़ेगा। ये डिपेंड कर सकता है आपके टेस्ट के ऊपर और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन आपको एक अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है एडिटिंग के मामले में। ना अभी अगर आप यूट्यूब पे जाएँ तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे रिकॉर्डिंग के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, मिक्स के ऊपर, मास्टर के ऊपर, लेकिन आपको वीडियोज़ नहीं मिलेंगी जहाँ पे वो एडिट आपको बता रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा एडिटर होना पड़ेगा, इसके बाद ही आप कुछ दूसरा सोच सकते हैं। और जो ओनली तरीका है आप एडिटिंग में अच्छे हो सकते हैं वो है रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी। तो
तो तीसरा पॉइंट है कंप्रेशन इज द की। तो जब आप शुरू कर रहे होते हैं शायद आपको ये डिटेल सुनाई ना दे, लेकिन कंप्रेशन एक ऐसा टूल है जो आपके गाने को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है या फिर आपके गाने को टोटली बिगाड़ सकता है। कंप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और कुछ वक्त बिताने के बाद आप एक्चुअली कंप्रेशन को सुनने लगते हैं, आपको गाने में कंप्रेसर सुनाई देने लगते हैं। ये ओवर द टाइम आप समझने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम कंप्रेसर्स को समझे तो कंप्रेसर एक टूल है जिससे हम अपने गाने के डायनामिक्स को कंट्रोल करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के डायनामिक्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे ओवरऑल गाने के डायनामिक्स को कंट्रोल करते हैं। और कंप्रेसर बेसिकली आपके पीक्स को कंट्रोल करता है, आपके जो लाउड पोर्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है और आपके जो सॉफ्ट पोर्शंस हैं उनको लाउड बनाता है ताकि आपके डायनामिक्स कंट्रोल में रहे। और अभी जो समझने वाली बात है वो ये है कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कंप्रेसिंग इट राइट और कंप्रेसिंग बहुत ज़्यादा। ये जो डिफरेंस है वो बहुत हल्का है। आप शायद अपने गाने को ओवर कंप्रेस कर रहे हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस मोमेंट पे आप अपने गाने को ओवर कंप्रेस कर रहे हैं और किस मोमेंट पे आप राइट कंप्रेशन कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली अगर आप बहुत कम कंप्रेशन करें तो फिर आपको वो कंप्रेसर का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, वो यूज़लेस होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें कंप्रेसर का तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल अपफ्रंट आ जाएंगी, बहुत आपको स्टैंड आउट करेंगी, हर चीज़ आपको बहुत क्लियरली सुनाई देंगी। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि इससे आपके डायनामिक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो वो स्वीट स्पॉट ढूंढना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपका सब कुछ प्रोमिनेंट हो, सब कुछ क्लियर हो, लेकिन आपके ओवरऑल गाने के और इंस्ट्रूमेंट्स के डायनामिक्स भी मेंटेन्ड हो। तो चौथा पॉइंट है यूजिंग टू मच रिवर्ब। मैं इस पे जितना एम्फेसिस करूँ शायद ये कम है। बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये करते हुए सुना है कि जब आप अपने गाने में रिवर्ब ऐड कर रहे होते हैं, डीले ऐड कर रहे होते हैं, इस तरीके के इफेक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं उन चीज़ों का, जबकि आपको इतना नहीं करना चाहिए। और मेजरली जो मैंने रीज़न देखा है वो यही है कि आपके रिकॉर्डिंग्स के जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके रिकॉर्डिंग्स अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं, उनको कवर करने के लिए आप रिवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ऑब्वियसली अगर आपका गाना डिमांड करता है कि उस पर ज़्यादा रिवर्ब की ज़रूरत है, ज़्यादा डिले की ज़रूरत है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए आप अगर रिवर्ब या फिर डिले इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कंसेप्ट है। तो जिस तरीके से आपको ये अप्रोच करना चाहिए वो ये है कि रिवर्ब सिर्फ आप एक डेप्थ ऐड करने के लिए, डायमेंशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिवर्ब का कोई काम नहीं है। आपको ओवरऑल जब आप ड्राई रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, जब आपने कोई रिवर्ब उस पर ऐड नहीं किया होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, तो आपको वो गाना अच्छा लगना चाहिए एज अ होल। अगर वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने शायद कुछ गलती की है रिकॉर्डिंग में या प्रोडक्शन में, जो आपको पहले फिक्स करना चाहिए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ऑल्सो इसके अलावा मुझे लगता है अगर आप ज़्यादा रिवर्ब ऐड करते हैं तो ओवरऑल आपके ये गाने को मडी करता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता है। कभी कभार ये आपके सिनेरियोज़ को ख़राब भी कर सकता है, ये आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और ख़राब कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक गिटार का स्लाइड मेरा बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है, तो अगर आप सोचें कि मैं एक रिवर्ब का इस्तेमाल करूँ जिससे ये हाइड हो जाएगा, तो शायद ऐसे सिचुएशन में वो जो स्लाइड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा रिवर्ब की वजह से। तो आइडियली आपको पहले वो स्लाइड का तरीका निकालना चाहिए, स्लाइड को फिक्स करना चाहिए, इसके बाद आपको जाके रिवर्ब को ऐड करना चाहिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, जितने स्पीकर्स हो सके उतने स्पीकर्स में आपको अपने गाने, अपने मिक्सेस सुनने चाहिए। तो किसी भी अपलोड से पहले जब भी आप किसी ऑडियंस को अपना गाना सुना रहे हैं या फिर किसी के आगे आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गाने को अलग अलग स्पीकर्स में सुने, अलग अलग साउंड सिस्टम में सुने। ये ट्रिक मैंने कुछ साल पहले सीखा और ये बहुत मैसिवली मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। नॉट जस्ट मेरे मिक्सेस को इसने इम्प्रूव किया है, बल्कि इससे मेरा ये भी फ़ायदा हुआ है कि मैं एक स्पीकर पे या फिर एक पेयर ऑफ हेडफोन्स पे डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ। तो आइडली आपका जो गाना है, आपका जो मिक्स है, वो हर जगह अच्छा साउंड करना चाहिए। नो मैटर आप स्पीकर पे सुन रहे हैं, अपने घर पे सुन रहे हैं, अपने कार के स्टीरियो पे सुन रहे हैं, अपने पोर्टेबल स्पीकर पे सुन रहे हैं, आपको आपका गाना हर जगह अच्छा लगना चाहिए। ये आइडियल मिक्स सिनेरियो है।
आपको बेशक एक बार ट्राई करना चाहिए अलग अलग जगह जाके अपने गाने को सुनने का, और सुनने के साथ आपको नोट्स भी बनाते रहने चाहिए कि आपको क्या कम लग रहा है, क्या ज़्यादा लग रहा है, क्या अलग लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने गाने को सुनते हैं और स्पीकर्स पे सुनते हुए आपको अपना बेस ज़्यादा लग रहा है, जब आप अपने कार पे जाते हैं वहाँ पे भी आपके कार स्टीरियो में भी आपको बेस ज़्यादा लग रहा है, अपने पोर्टेबल स्पीकर पे भी आपको बेस ज़्यादा लग रहा है, तो शायद आपके गाने में बेस ज़्यादा है। तो आपको आना चाहिए, मिक्स को आपको रिवाइज़ करना चाहिए, दोबारा आपको मिक्स में बेस को घटाना चाहिए, दोबारा बाउंस करना चाहिए, अपने गाने को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और फिर जाके आपको दोबारा सुनना चाहिए अपने तीनों सिस्टम में कि वो कैसा साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि ओवरऑल हर जगह पे वो अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसे पॉइंट पे आपको अपने मिक्स को फाइनलाइज करना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था 5 चीज़ें जो आपको रोक रही है आपके गाने को प्रोफेशनल साउंड कराने के लिए। मुझे पता है ये कोई लॉजिक प्रो के टिप्स नहीं है या फिर FL स्टूडियो के प्रो टूल्स के टिप्स नहीं है, ये रियल लाइफ टिप्स हैं। अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करें अपने मिक्स में, अपने गाने में, अपने वर्किंग पैटर्न में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।